नमस्कार। 3 अगस्त 2025 की कुछ अहम सुर्खियों पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास देखिए राष्ट्रीय राजनीति से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक कई स्रोतों से जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो कुछ चल रहा है। हाँ, पद खाली होने के बाद। हाँ, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगला उपराष्ट्रपति शायद बीजेपी से ही होगा। मतलब क्योंकि संसद में उनका बहुमत है, ये लॉजिक है। हाँ बिल्कुल। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सलाह मशवरा करेगा। ये दिलचस्प है। एक तरफ तो राजनीतिक सच्चाई मतलब बहुमत की, और दूसरी तरफ एक संवैधानिक पद के लिए आम सहमति या कम से कम बातचीत की उम्मीद। हाँ, ये बयान इसी कश्मकश को दिखाता है। हाँ, बिहार वाला मामला। हाँ, बिहार में इसे लेकर काफी विवाद है। पी चिदम्बरम ने तो चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाया है कि वो राज्यों का चुनावी मिजाज मतलब डेमोग्राफिक्स वगैरह बदलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये आरोप तो गंभीर है, और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कटने का खतरा है। 65 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ तमिलनाडु से खबरें हैं कि लाखों नाम शायद गलत तरीके से जोड़े गए हैं। तो मतलब ये पूरी वोटर लिस्ट की जो सटीकता है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट का सही होना तो मतलब बुनियाद है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। सही बात है। अच्छा, राजनीति से थोड़ा हटके देखें तो नागरिकों के अधिकारों पर भी एक अहम बात हुई है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का जो अधिकार है, अच्छा, राइट टू वॉक। हाँ, राइट टू वॉक, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए इस पर 4 हफ्तों में गाइडलाइंस बनाने को कहा है। 4 हफ्तों में? ये तो अच्छी बात है। और ये भी कहा है कि अगर सरकार नहीं बना पाती तो कोर्ट खुद तय करेगा दिशा निर्देश। ये दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका मतलब जुडिशरी नागरिकों के जो बेसिक अधिकार हैं उन्हें जमीन पर लाने के लिए कितनी सक्रिय है। हाँ, कि वो सिर्फ कागजों में ना रह जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी खबर रेलवे से भी है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो 1 से 15 अगस्त तक एक विशेष स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अच्छा। नुक्कड़ नाटक, पेड़ लगाना, ये सब गतिविधियां शामिल हैं उसमें। चलिए, अच्छी पहल है। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र पर। यहाँ कुछ बड़ी हलचलें हैं। हाँ, बताइए। रूस ने भारत को अपना अगली पीढ़ी का टैंक T-14 आर्माटा देने की पेशकश की है। ओह, T-14। ये तो उनका सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ पुराने T-72 टैंकों को बदलने की बात नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो सेना का आधुनिकीकरण तो है ही, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक कदम हो सकता है। लेकिन एक और एंगल भी हो सकता है। क्या ये रूस की तरफ से भारत को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में और मजबूती से जोड़ने की कोशिश है, खासकर जैसे दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। हम पहले से T-90S भीष्म टैंक तो बना ही रहे हैं रूस के सहयोग से। हाँ बिल्कुल। और उसमें कहा जाता है कि 83% से ज्यादा तकनीक अब घरेलू है। तो T-14 का ऑफर इस रिश्ते को एक नई शायद और गहरी दिशा दे सकता है। सही कहा। अच्छा, इसी बीच चीन से भी बड़ी खबर है। हाँ, उनका नया एयरक्राफ्ट कैरियर। हाँ, फूजियान टाइप 003, उन्होंने इसे समुद्र में उतारा है और इसमें EMIS टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अमेरिका के बाद चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। देखिए, ये EMALS तकनीक जो है, ये कैरियर से भारी लड़ाकू विमानों को, ड्रोन्स को ज्यादा तेजी से और ज्यादा वजन के साथ लॉन्च करने की क्षमता देती है। मतलब नेवी की पावर प्रोजेक्शन क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा कदम है चीन के लिए। बहुत बड़ा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, चीन तेजी से अपनी नेवी की ताकत बढ़ा रहा है। फुजियान उनका तीसरा कैरियर है, चौथा टाइप 004 बन रहा है, और खबरें हैं कि कम से कम 6 बनाने की योजना है। हाँ, और भारत के पास अभी 2 ऑपरेशनल है, तीसरे पर विचार चल रहा है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है, उसके लिए इसके मतलब गहरे मायने हैं। बिल्कुल। तकनीकी बात चल रही है तो अंतरिक्ष में भी तेजी है। SpaceX 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, इसमें अमेरिकी, जापानी, रूसी सब थे, सिर्फ 15 घंटे में ISS पहुंचा दिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 15 घंटे, ये काफी तेज है। कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की रफ्तार और क्षमता वाकई बढ़ रही है। हाँ, हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि ISS तक सबसे तेज पहुंचने का रिकॉर्ड अभी भी रूस के सोयूज रॉकेट के नाम है, करीब 3 घंटे 3 मिनट में।
ओ 3 घंटे, वो तो बहुत तेज है। हाँ, तो कमर्शियल सेक्टर तेज हो रहा है, पर जो स्थापित स्पेस एजेंसियां हैं वो भी अपनी जगह हैं। सही है। अच्छा, और आखिर में थोड़ा मौसम का हाल भी देख लेते हैं। हाँ, मौसम कैसा चल रहा है? मिला जुला है। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। काफी बारिश हुई है वहाँ। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग कह रहा है कि महाराष्ट्र और मध्य भारत में अगले 10 दिनों तक मौसम थोड़ा कमजोर रहेगा। तो कहीं ज्यादा बारिश, कहीं कम, ये भी एक तरह की चुनौती है देश के सामने। बिल्कुल, तो आज हमने देखा कि किस तरह राजनीतिक गलियारों में गहमा-गहमी है, नागरिक अधिकारों पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, रक्षा और तकनीक में बड़े बदलाव हो रहे हैं। और पर्यावरण की अपनी चुनौतियां तो हैं ही। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब अलग-अलग घटनाक्रम, चाहे वो किसी नागरिक के चलने का अधिकार हो, या वोटर लिस्ट का मुद्दा, या फिर अत्याधुनिक डिफेंस डील हो, या स्पेस की रेस, हाँ, ये सब मिलकर एक देश की जो जटिल प्राथमिकताएं हैं और जो चुनौतियां एक साथ चल रही हैं, उसकी कैसी तस्वीर पेश करते हैं। क्या इन अलग-अलग दिखने वाली कड़ियों के बीच, जैसे घरेलू मुद्दे और बाहरी रणनीतिक कदम, क्या इनके बीच कोई गहरा अनदेखा सा कनेक्शन है जिसे हमें समझने की जरूरत है?